हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम अपना कवर कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी फ्रॉम एम लक्ष्मीकांत 8th एडिशन। हम सारे चैप्टर्स कवर करेंगे वर्ड टू वर्ड। अपनी सीरीज में हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स। आज की वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखते हैं कि वीडियो में कवर अगर हो जाता है तो थोड़ा इजी सा ही चैप्टर है, ठीक है। तो मेन मेन टॉपिक्स देखेंगे इसके अंदर हम। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर सेकंड, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें मेन मेन वो चीजें बताई गई हैं जो कि अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के लिए इम्पोर्टेंट थी। उनका थोड़ा बहुत हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उनके अंदर कोई इम्पोर्टेंट रेजोल्यूशन वगैरह पास करे गए हैं तो वो, और इससे जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट बातें। तो फिर सबसे पहले डिमांड फॉर ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म होना है तो वो किसके थ्रू होगा, एक बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए उसके लिए। तो उसका आइडिया सबसे पहले 1934 में एम एन रॉय ने दिया था कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया बननी चाहिए, ठीक है। ये सबसे आइडिया पहले इसने दिया था। इसके बाद 1935 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है ना, उसने भी फर्स्ट टाइम ऑफिशियली डिमांड करी इस चीज की। डिमांड तो पहले से चल रही थी, जैसे ये कुछ प्रोमिनेंट लीडर्स थे वो दे रहे थे, पर ऑफिशियली आईएनसी के सेशन में इस डिमांड को रखा गया कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बननी चाहिए जो कि फॉर्म करे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को, ठीक है। अब इसके बाद 1934 में, यहाँ पे तो सिर्फ डिमांड रखी है ऑफिशियली। अब क्या कह रहे हैं, 1934 में जवाहरलाल नेहरू ने आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिहाफ पे डिक्लेयर करा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया मस्ट बी फ्रेम्ड, और वो भी कैसे, विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस। ये कह रहा है कि ना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया, इंडिपेंडेंस चाहते थे उस टाइम पे, तो फिर क्या, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म होना चाहिए, और वो भी एक ऐसी बॉडी मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा जो कि बाहर के आउटर इंटरफेरेंस से फ्री हो, ठीक है। अब इस व्यू को और भी ज्यादा कब रेटिफाई करा गया, मतलब इसके सेशन में किस रिजोल्यूशन के थ्रू, वो था 1939 के थ्रू, कि एक फ्री कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बननी चाहिए इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने के लिए। अब इसके बाद क्या कह रहे हैं, ये जो डिमांड चल रही थी अलग अलग एरियाज से, अलग अलग सेक्शंस ऑफ सोसाइटी से, उस डिमांड को फाइनली एक्सेप्ट करा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, किसके अंदर, अगस्त ऑफर 1940 के अंदर। पर उसके बाद भी क्या होता है, 1942 में क्या होता है, एक सर स्टेफर्ड क्रिस्प आते हैं, एक मेंबर ऑफ कैबिनेट था ब्रिटिश कैबिनेट का, वो इंडिया में आता है, वो ड्राफ्ट प्रपोजल के साथ कि ठीक है तुमको चाहिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो वो फॉर्म हो जाएगी, पर वो बनेगी आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकंड, ठीक है। क्योंकि वो सिनेरियो उस तरफ उस टाइम पे वो चल रहा था ना, वर्ल्ड वॉर सेकंड का। तो उसके बाद इसमें भी नहीं बनता है, तो उसके बाद आता है क्रिप्स प्रपोजल। उसकी डिमांड्स को भी मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उस टाइम पे मुस्लिम लीग क्या चाह रही थी कि पार्टीशन, इंडिया अलग बने और पाकिस्तान अलग बने, तो इनके लिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो अलग अलग होनी चाहिए, तो इसलिए मुस्लिम लीग ने इनकी डिमांड्स को एक्सेप्ट नहीं करा। पर फाइनली जाके कब बनती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये बनती है कैबिनेट मिशन के अंदर, ठीक है। इन्होंने रिजेक्ट कर दी मुस्लिम लीग की डिमांड की दो कंट्रीज, दो सोवरेन स्टेट बनने चाहिए, वो डिमांड को तो इन्होंने माना नहीं, पर इन्होंने कुछ ऐसी स्कीम लेके आए कि ना, जो जिससे मुस्लिम लीग वाले कुछ एक्सटेंड तक सेटिस्फाइड थे, ठीक है। तो ये डिमांड के बारे में था। अब कंपोजिशन में क्या था, जब अगर कंपोज हो रही है पूरी कंट्री के लिए एक यूनाइटेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो उसमें क्या होता है, स्ट्रेंथ कैसे रखी गई, उसमें टोटल स्ट्रेंथ रखी गई 389, जिसमें से 296 सीट किसको अलॉट करी गई, ब्रिटिश इंडिया को, मतलब जो भी स्टेट्स वगैरह थे ना उनको, और जो बाकी जो प्रिंसली स्टेट्स थे ना उनके लिए 93 सीट्स रखी गई, ठीक है। अब और क्या था, इसकी मेन बात ये थी कि हर एक प्रोविंस और जो भी प्रिंसली स्टेट है उनको सीट्स कैसे दी गई, उनकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, कि ज्यादा पॉपुलेशन है तो ज्यादा सीट्स आ जाएंगे उस प्रोविंस में, और कम पॉपुलेशन है तो कम आ जाएगी। वो रफली कैसे दिया गया था कि 1 सीट अलॉट करी गई थी 1 एवरी 1 मिलियन पॉपुलेशन के लिए।
ठीक है? अब इसके बाद क्या था? वही उनका कम्युनल रिप्रेजेंटेशन तो चलता ही था। जो भी सीट्स थी उनको अलग-अलग कम्युनिटी के हिसाब से डिवाइड कर दिया गया। मुस्लिम्स के अंदर सिख और एक जनरल। जनरल में अब इन 2 कैटेगरीज़ के अलावा जितना भी कुछ जितने सेक्शन ऑफ सोसाइटी बच गए वो सब जनरल में इंक्लूड करे गए। ठीक है? और क्या था? जो भी प्रिंसली स्टेट्स को भी के भी मेंबर्स को इंक्लूड करा गया था ना, तो उनको कैसे करा गया था? यहाँ पे तो हम देख रहे थे वो डायरेक्टली क्या होंगे, इलेक्ट करे जाएंगे बाय द मेंबर ऑफ कम्युनिटी ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। जो भी वहां की मान लो किसी स्टेट की प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली है वो इलेक्ट कर करके भेजेगी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को। तो ये तो प्रोसीजर था इलेक्शन का। पर यहाँ पे जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनके लिए क्या करेगा, क्योंकि उनके लिए कोई लेजिस्लेटिव असेंबली वगैरह ऐसी कोई इंस्टीट्यूशन तो था नहीं। तो फिर वहां पे क्या करा गया, वहां पे इन रिप्रेजेंटेटिव को नॉमिनेट करा गया किसके किसके द्वारा, जो भी हेड ऑफ उस प्रिंसली स्टेट था उसके द्वारा। ठीक है? तो उसके चलते चलते कुछ फीचर्स आते हैं। तो इससे हम यूँ कह सकते हैं ना कि कुछ तो इलेक्शन के थ्रू फुलफिल हो रही हैं सीट्स और कुछ नॉमिनेशन के थ्रू। तो जो भी ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ना, इसको यूँ नहीं बोल सकते कि पूरी की पूरी इलेक्टेड बॉडी है। ये पार्शियली इलेक्टेड और पार्शियली नॉमिनेटेड थी। अब उसके बाद इलेक्शन होता है और कुछ सीट्स उनकी भर जाती हैं। मतलब किसके अकॉर्डिंग बता रखा है कि 296 अलॉट करी गई थी जो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस को, उसमें से जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसकी 209 सीट्स आती हैं। मुस्लिम लीग को मिलती हैं 73 सीट्स और जो भी इंडिपेंडेंट वगैरह थे ना उनको मिलती है 93 सीट्स, सॉरी 15 सीट्स। तो इस तरीके से उनका एलोकेशन था। और इसमें इम्पोर्टेंट जो भी उस टाइम पे लीडर्स थे ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, वो सब के सब थे। पर एक जो इम्पोर्टेंट लीडर हम देखते हैं ना, महात्मा गांधी जी, वो अपनी इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर मेंबर नहीं था। ठीक है? अब देखिए वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अब फाइनली फॉर्म होगी तो अब उसकी वर्किंग कैसे स्टार्ट होती है? अब वर्किंग के लिए उन्होंने अपना सबसे पहला पहला सेशन या फिर फर्स्ट मीटिंग बोल सकते हैं, वो कब रखी? 9th ऑफ दिसंबर 1946 को। मतलब कब से डिमांड चल रही थी ये? ऑफिशियली डिमांड आना शुरू हो गई थी 1934 में, और डिक्लेयर भी जो आईएनसी ने करा था वो 1935 में कर दिया था ऑफिशियली। पर कुछ टाइम बाद, मतलब कब जाके ये 1946 में अपनी फर्स्ट मीटिंग हेल्ड कर पाए थे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनने के बाद। ठीक है? अब क्या कहता है, जो बनी उसके अंदर मेंबर्स थे ना मुस्लिम लीग के, पर मुस्लिम लीग ने जो इसकी मीटिंग होती है उसके अंदर बॉयकॉट करा उसका मीटिंग का, वो उन्होंने अटेंड नहीं करी। तो फिर अलग अलग क्या हो गया, जो उस टाइम पे फर्स्ट मीटिंग में मेंबर थे वो थे 207 मेंबर्स। और अगर इसको प्रिसाइड करने के लिए किसी प्रेसिडेंट की या फिर चेयरमैन की भी जरूरत थी ना, तो सबसे पहले एक टेम्परेरी बेसिस पे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को अपॉइंट कर दिया गया, क्योंकि ओल्डेस्ट मेंबर थे। और कौन सी एक फ्रेंच प्रैक्टिस थी कि ओल्डेस्ट जो भी मेंबर है उसी को चेयरमैन इलेक्ट कर दो। तो उस प्रोसेस के थ्रू इन्होंने सच्चिदानंद सिन्हा को अपना चेयरमैन इलेक्ट करा फर्स्ट का। पर फिर इलेक्शन के थ्रू क्या करा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इन्होंने अपना फर्स्ट या फिर परमानेंट चेयरमैन या प्रेसिडेंट बोल सकते हैं असेंबली का, वो इलेक्ट करा 11 दिसंबर 1946 को। मतलब जल्दी कर लिया था, 9 दिसंबर के बाद 11 को ही कर लिया था। पर वैसे ही जैसे प्रेसिडेंट है तो इसके साथ साथ जरूरत किसकी थी, वाइस प्रेसिडेंट की भी थी ना। तो 2 वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट करे गए, एक तो करा गया एससी मुखर्जी को और दूसरा करा गया वीटी कृष्णमाचार्य जी को। ठीक है? तो ये 2 अपने वाइस प्रेसिडेंट की तरह काम कर रहे थे और एक अपने राजेंद्र प्रसाद जी प्रेसिडेंट की तरह काम कर रहे थे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो ये तो थी इसकी वर्किंग, या फिर इस कंपोजिशन क्या थी, डिमांड क्या थी, वो चीजें देख चुके। अब हम देखते हैं जो इसके अंदर इम्पोर्टेंट काम करा गया, वो क्या करा गया था वो देखते हैं। जो इम्पोर्टेंट था वो था इसका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जो कि कब पास करा गया था? 13 ऑफ दिसंबर 1946 को। किसने? जवाहरलाल नेहरू जी ने मूव करा था ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। इसके अंदर ना मेन वो बातें बोली गई थी कि ऐसी चीजें हम अगर कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं एक फ्री इंडिया का, तो उसमें अप्लाई करेंगे।
हर एक बात तो नहीं बता सकते थे, पर मोटे-मोटे रूप में कि क्या चाहते हैं, क्या फ़ॉर्म करना चाहते हैं, हम इंडिया को किस तरफ मूव कराना चाहते हैं, किस नेचर में, तो वो चीज़ें बताई गई। तो एक पूरे चैप्टर में मेरे को ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता। तो इसके थ्रू क्या-क्या बातें बोली गई, इन्होंने बोला कि ना कोई ऐसी, ये पूरा क्या था, फंडामेंटल और फिलोसॉफिकल था फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर। मतलब जो आज की कॉन्स्टिट्यूशन की स्ट्रक्चर है अपनी, उसके लिए फंडामेंटल यही था अपना ऑब्जेक्टिव रेज़ोल्यूशन। तो इसमें क्या बोला गया कि जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ना, वो पूरी तरीके से रिजोल्व है, संकल्पित है कि इंडिया को क्या क्या डिक्लेयर करना चाहते हैं कि इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक, और क्या करना चाहते हैं उसके लिए ड्रॉ अप फॉर फ्यूचर गवर्नेंस से कॉन्स्टिट्यूशन। कि उस टाइम पे वैसे ही चल रहा था कि इंडिपेंडेंस चाहिए, इंडिपेंडेंस चाहिए, और सोवरेन रिपब्लिक बनाना चाह रहे थे। सोवरेन मतलब कि जो इंडिया कंट्री फॉर्म बनेगी अपनी, करेंगे हम, इसके अंदर जो भी इसके डिसीजंस होंगे वो इसकी गवर्नमेंट के होंगे, इसके पीपल्स के होंगे। आउटर साइड कोई भी दूसरी कंट्री का इन्फेरेंस, इन्फ्लुएंस नहीं होगा इनके डिसीजंस पे। ठीक है, तो सोवरेन कंट्री बनाना चाह रहे थे। और रिपब्लिक मतलब जो भी हेड होगा, ऑफिशियल हेड ऑफ द कंट्री, वो क्या होगा, इलेक्टेड होगा। तो ये सब चीजें हम लेके आएंगे कि इंडिया को जो भी इंडिपेंडेंट कंट्री हम बनाएंगे ना, वो सोवरेन होएगी और रिपब्लिक रिपब्लिक होएगी। और जैसे भी वहां पे गवर्नेंस होएगी, उसके लिए हम एक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करना चाहते हैं। तो एक मेन बात यही थी। और फिर हमने देखा भी कि ना वो उसमें किस, उसके अंदर आता है ना, प्रियम्बल में भी ले रखा कि हम ये चाहते हैं कि इंडिया क्या हो, एक सोवरेन रिपब्लिक कंट्री। उसके बाद में फिर प्रियम्बल में एड्स वर्ड्स ऐड करे गए, जैसे एक सोशलिस्ट, है ना, तो सेक्युलर, ये वर्ड्स बाद में ऐड करे गए। तो उधर इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से ये वर्ड उठाए गए ना वहां पे, ये चीजें। और क्या कहना चाह रहे थे, यूं कह रहे थे कि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसी कंट्री बनाना चाहते हैं हम जिसमें कि क्या हो, टेरिटरीज दैट नाउ कंप्राइजेस ब्रिटिश इंडिया। कि वो सारी टेरिटरीज जो कि अब ब्रिटिश इंडिया बना रही है, मतलब अलग अलग जो प्रोविंस बोलते थे उस टाइम पे, आप बोलते हैं स्टेट्स, वो सब, और जो कि इंडिया स्टेट के अंदर है, और सच अदर पार्ट ऑफ इंडिया एज आर आउटसाइड इंडिया एंड स्टेट्स एज वेल एज अदर टेरिटरीज आर विलिंग टू बी constituted in the independent sovereign India shall be a union of all them। कि जो इंडिया कंट्री हम बनाना चाह रहे हैं ना, वो पूरी की पूरी क्या होगी, कि जो आज का ब्रिटिश इंडिया है वो होगी, अलग अलग और कोई किसी टाइप के स्टेट्स हैं, जैसे हाई कमिश्नर स्टेट थे ना वो, और जो भी प्रिंसली स्टेट्स होंगे वो, या फिर कोई आउटसाइड पार्ट कंट्री का जो कि इंडिया के अंदर, जो भी इस टेरिटरी मतलब इंडिया के अंदर शामिल होना चाहेगा, उन सब का एक यूनियन होगा इंडिया। तो ये बात कह रहे हैं। और कह रहे हैं कि सैड टेरिटरीज मतलब जो बोली है, उन टेरिटरीज में ये कह रहा है कि ना, जो हमने टेरिटरी बनाई, मतलब हम जो भी इंडिया फॉर्म कर रहे हैं, उसके अंदर जो भी आज के बाउंड्रीज के अकॉर्डिंग प्रोविंस बन रखे हैं, मतलब जो उस टाइम के स्टेट्स थे, यूं कह रहे हैं, या तो वो या फिर उनमें हम जो भी चेंजेस करना चाहेंगे वो अलग बात है। ठीक है, तो उन सब को क्या मिलेगा, कहने का मतलब वही था, जो स्टेट्स बनाएंगे हम, उनको क्या मिलेगा, उन यूनिट्स को ऑटोनॉमी, उनको कंसीडर करा जाएगा, या फिर उनको स्टेटस मिलेगा एक ऑटोनोमस यूनिट का। और उनके अंदर गवर्नमेंट के फंक्शन करने की सारी पावर्स होंगी, गवर्नमेंटल फंक्शंस और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, एक्सेप्ट किन के लिए, जो कि यूनियन के अंदर वेस्ट कर रखी है पावर की, जो फंक्शंस अलॉट कर रखे हैं यूनियन के लिए, उनको छोड़ के बाकी जो स्टेट्स होंगे ना, ये क्या होंगे, इनको पूरा एक ऑटोनोमस यूनिट का स्टेटस मिलेगा। और इनको जो भी इनकी गवर्नमेंट चलाने के लिए फंक्शंस, या फिर इनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो भी पावर्स चाहिएंगी, वो इनको प्रॉपर तरीके से दी जाएंगी, मतलब डिवोल्यूशन होएगा पावर का। एक तो ये कह रहे हैं। अब कह रहे हैं, देख, यूं कह रहे हैं कि चाहे यूनियन हो पूरा का पूरा, या फिर इसके अलग अलग जो हमने बताए ना यूनिट्स, मतलब स्टेट कहना चाह रहे हैं ये जो इसके अलग अलग स्टेट्स, या फिर यूनियन टेरिटरी, या फिर मतलब पूरा का पूरा इंडिया,
जो भी इसके अंदर पावर्स होंगी गवर्न करने की, वो सारी की सारी कहाँ से ऑथोराइज होंगी, वो ड्राइव्ड कहाँ से होंगी, वो होंगी फ्रॉम द पीपल्स। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं ये कि डेमोक्रेसी होएगी, जो भी पावर्स अलॉट करेंगे हम ऑफिसर्स को, वो कहाँ से ड्रॉ करेंगी, वो सब ड्राइव होंगी पीपल से। ठीक है, डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं ये। अब उसके बाद क्या कह रहा है कि ये कुछ जैसे हमने डीपीएसपी में नहीं डाल रखे हैं कि ना, कुछ ऐसी टेरिटरी जिसके अंदर, या फिर कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जिसके अंदर हम इंडिया के लोगों के लिए जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, या फिर इक्वालिटी, ये सब चीजें उसके अंदर मेंशन करेंगे, उन लोगों को प्रोवाइड कराएंगे, ये कह रहे हैं। और माइनॉरिटीज का और बैकवर्ड क्लासेस का वैसे ही इशू चल रहा था, तो बोल रहे थे डिप्रेस्ड क्लास होगी, बैकवर्ड ट्राइबल एरियाज हो गए, इन सब के जो भी सेफगार्ड, इन सब की जो भी नीड्स होंगी, उनको एडिकेट सेफगार्ड हम देंगे, मतलब उनका भी ख्याल हम इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में रखेंगे। तो फिर उसके अकॉर्डिंग अपने को पता है रिजर्वेशन जैसी चीजें या फिर कई टाइप की चीजें इनके लिए कर रखी है ना, तो वो सब चीजें हैं। ठीक है, तो मेन मेन इसका यही था। और कह रहे हैं कि जो एंशियंट लैंड है अपनी, मतलब इंडिया की बात कर रहे हैं, उसका जो राइटफुल प्लेस है वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर, वो दिलाने की हम कोशिश करेंगे। और इसका हर एक पीपल अपना अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन करेगा, किस चीज के लिए, कि वर्ल्ड पीस, और किसके लिए, वेलफेयर ऑफ द मैनकाइंड के लिए। तो ये मेन मेन टॉपिक्स जो बातें बोली गई थी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में, ये काफी हद तक इम्पैक्ट कर रही थी अपने जो भी कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ। कई सारे जैसे ये किस में रखे गए, यूनिट, वो ये फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर देखते हैं कि पावर का डिवोल्यूशन हो रखा है, ये हम देखते हैं, ये दोनों फीचर्स डीपीएसपीज में देखते हैं। और क्या था, लॉज को प्रोटेक्ट करा जाएगा, ये सब चीजें हम कहीं ना कहीं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं। ठीक है, और क्या होता है, चेंजेस बाय द इंडिपेंडेंट एक्ट। इंडिपेंडेंट एक्ट आया था जैसे, वो पूरी सीरीज हमने पीछे देखी थी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स में, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1945, मतलब पूरी लंबी सीरीज चल रही थी। तो जो इंडिपेंडेंट एक्ट आया था ना, उसके अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस करे गए। तो वो चेंजेस, मेन चेंजेस क्या थे, मेन 3 चेंजेस दिए गए हैं कि जो भी असेंबली बन रखी है ना, वो क्या है, एक सोवरेन बॉडी है, मतलब उसके ऊपर किसी दूसरी कंट्री, बोले तो ब्रिटिश का कोई कंट्रोल नहीं है, वो जैसे भी चाहे, जो हमने लॉज बना रखे ना ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इन रिलेशन टू इंडिया, इंडिया के लिए जो भी पार्लियामेंट ने रूल बना रखे हैं, वो सब, एक मिनट, हाँ, उन सब को ऑल्टर कर सकती है, रिपील कर सकती है, या फिर एज सच रख सकती है। ये सब डिसीजंस कौन लेगी, ये खुद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही लेगी। एक तो ये चेंज आया इस इंडिपेंडेंट एक्ट के थ्रू। और दूसरा क्या चेंज लेके आए गए, ये ना पहले बनाई किस लिए गई थी, कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है तो क्या कॉन्स्टिट्यूट करेगी, मतलब क्या बनाएगी, ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। पर अगर जब ये ब्रिटिशर्स जा रहे हैं इंडिया को फ्री करके, इधर की पावर एक रिस्पॉन्सिबल हैंड्स में छोड़ के जाना चाह रहे हैं, तो फिर इधर का लेजिस्लेशन भी तो देखने पड़ेगा ना। लेजिस्लेटिव मतलब जो डेली के लिए अपने को लॉज वगैरह चाहिए हैं, तो उनको फॉर्म करने के लिए भी तो कोई बॉडी चाहिए ना। तो फिर ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ना, इसी को लेजिस्लेटिव बॉडी का भी चार्ज दे दिया गया। तो फिर इसके दो सेपरेट अलग अलग काम हो गए, एक तो था कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करना, और दूसरा क्या था, लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह एक्ट करना, मतलब पार्लियामेंट की तरह एक्ट करना। तो फिर ये अलग अलग मीट करती थी, तो मीट करे तो फिर इनके चेयरमैन भी अलग रख दिए गए। जब ये क्या करती, कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी की तरह काम करती ना, तो इसको चेयर कौन करता, मतलब जब ये कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करने के लिए जब इसके सेशंस होते, जब इसके मीटिंग्स होती, तो फिर उनको चेयर करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जब ये क्या करती, लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह मीट करती थी, तो फिर इसको अपने जीवी मालवंकर ये इसको चेयर करते थे। ठीक है, और इसके साथ साथ क्या हुआ, इंडिपेंडेंस के साथ अपने को पता है कि पार्टीशन भी आया था। तो पार्टीशन में
इंडिया अलग और पाकिस्तान अलग, तो फिर उस वाले पाकिस्तान वाले एरिया से जो भी मुस्लिम मेंबर्स थे वो तो उससे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से हट गए, और जो इंडिया के अंदर मुस्लिम लीग से अटैच थे पहले, अब जो इंडियन डोमिनियन के अंदर आते हैं तो फिर उन्होंने ज्वाइन कर ली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और इसी के साथ साथ जो प्रिंसली स्टेट्स वाले थे ना रिप्रेजेंटेटिव्स, वो पहले इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से अपने आप को दूर रख रहे थे लॉ मेकिंग प्रोसेस से, तो उन्होंने भी धीरे धीरे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ज्वाइन कर लिया। ठीक है, तो ये बातें थी, मेन मेन तो यही था। अब इसके बाद कुछ ना कुछ फैक्चुअल चीजें दे रखी हैं, जैसे कि ये दो फंक्शंस तो थे ही मेन की, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करना है, दूसरा एक लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह भी काम करना है। तो उसके अलावा कुछ और फंक्शंस भी इसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने परफॉर्म करे। वो क्या थे कि इंडिया के लिए रेटिफाई करी कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप, कब, मई 1949 में, और नेशनल फ्लैग अडॉप्ट करा इंडिया का 22 जुलाई 1947 को। नेशनल एंथम भी अडॉप्ट करा कब, 24 जनवरी 1950 को। इनको एक दो बार रीड करोगे ना, बार बार रिवाइज करोगे तो ये सारी चीज़ें फैक्चुअल हैं, तो फिर लर्न हो जाएंगी। थोड़ा सा लग रहा है कि कम इम्पोर्टेंट है, पर कई बार इनमें से क्वेश्चंस अपने एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं, तो एक दो बार रिवाइज कर लेना इन चीज़ों को। ठीक है, और नेशनल सॉन्ग को अडॉप्ट करा 24 जनवरी 1950 को। तो और सबसे इम्पोर्टेंट, अपने फर्स्ट प्रेसिडेंट को इलेक्ट करा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, तो ये काम करती रही कब तक, जब तक अपनी नई पार्लियामेंट का सेशन नहीं बैठ जाता, तो तब तक इसने काम करा। ठीक है, तो और कुछ कमिटीज बनी इसका काम परफॉर्म करने के लिए, वो आप इधर देख लेना। जैसे यूनियन पावर कमेटी, कौन हेड कर रहा था, जवाहरलाल नेहरू जी। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इसको भी हेड कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू जी। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट कमेटी बनी, उसको हेड कर रहे थे अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। और ड्राफ्टिंग कमेटी, ये तो होते ही कि B.R. अम्बेडकर जी ने। ठीक है, एडवाइजरी कमेटी, उसके लिए ये सब कमिटीज थी, तो उनके अलग अलग चेयरमैन थे। कुछ माइनर कमिटीज थी, कुछ ड्राफ्टिंग कमेटी में भी अलग अलग हेड में काम दिया गया था ना, तो उसके कुछ मेंबर्स ये थे। मेन थे अपने B.R. अम्बेडकर, जो कि इसके चेयरमैन थे, जो भी ड्राफ्टिंग कमेटी को हेड कर रहे थे। ठीक है, अब कुछ इसको क्रिटिसाइज भी करा गया कुछ बेसिस पे, कि एक पूरी की पूरी, यूं कह रहे हैं ना, रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है, इलेक्टेड बॉडी है, तो क्रिटिसिज्म में ये कहा जा रहा है कि एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी तो ये थी नहीं, क्योंकि डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन, डायरेक्ट इलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी तो था नहीं, तो फिर कैसे यूं कह सकते हैं कि एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है। इसका यूं देखा था ना, इलेक्शन कैसे हुआ था, कैसे मेंबर्स गए थे, जो भी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज थी ना, उनके मेंबर्स ने इलेक्ट करा था इनको, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को। तो फिर एक थॉट प्रोसेस है कि यूं कहते हैं कि नॉट ए रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थी। और क्या कह रहे हैं, नॉट ए सोवरेन बॉडी, क्योंकि इसका आउटर साइड इन्फ्लुएंस भी था, क्योंकि ये डिसाइड करने वाला कौन था, कैबिनेट मिशन के अकॉर्डिंग डिसीजन हुआ था ना कि कैसे क्या फॉर्म बढ़नी चाहिए, तो सोवरेन बॉडी कैसे हुई। तो कह रहे टाइम कंज्यूमिंग, हमने देखा ना कि काफी सारा टाइम लगा, अप्रोक्सीमेट 2 साल के लगभग लग गए थे। ठीक है, और क्या हो गया, डोमिनेटेड बाय कांग्रेस, कि इसके मेंबर्स ज्यादातर कौन फॉर्म हुए थे, ये कांग्रेस वाले थे। हमने देखा भी था ना कि जो भी इसका इलेक्शन हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, तो उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस वाले थे, उनको 208 सीट्स मिली थी। ठीक है, और कह रहे थे लॉयर और पॉलिटिशियन डोमिनेशन, क्योंकि ज्यादातर क्या थे उस टाइम पे, लॉयर्स थे, पॉलिटिशियंस थे, वही अगर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बैठे हैं। और कह रहे हैं डोमिनेटेड बाय हिंदूज, ये भी एक थॉट है कि क्रिटिसिज्म है कि ज्यादातर इसमें हिंदूज ही थे। तो ये सब था, और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये आप अपना देख लेना, 2-3 बार इनको रीड कर लेना, कि एलिफेंट को लिया गया एज ए सिंबल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, B.N. राव लीगल एडवाइजर थे, सेक्रेटरी, और H.V.R. अयंगर कौन थे, सेक्रेटरी टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे। S.N. मुखर्जी कौन थे, चीफ ड्राफ्ट्समैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। प्रेम बिहारी जी कौन थे, जिन्होंने ये हैंड राइट से, मतलब
खुद के हाथों से लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जो ओरिजिनल वर्जन है और डेकोरेट करा गया है वो है नंदलाल बोस। और तो ये कुछ नाम है, ये आप देख लेना। तो अपना मेन इस चैप्टर में जो कुछ था अपना वो हो गया कंप्लीट। अब अगले चैप्टर में हम देखेंगे, एक नया चैप्टर ऐड करा है 8th एडिशन में, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस हेल्पफुल लग रही हैं तो प्लीज़ इनको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपका कोई भी अगर डाउट रहता है तो फिर कमेंट बॉक्स में डाल दें, मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगी। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।